हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब अच्छे से होंगे। काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने जैसा बताया भी था कि आज एक रैंडमली हम आपकी क्लास लेंगे, कुछ बताने का प्रयास करेंगे। पहले तो मैं बताऊं कि हमारे एक रिलेटिव का निधन हो गया है, जिसके कारण हमारे यहाँ है कि सेविंग वगैरह नहीं करना है और आने वाले कुछ वक्त में मुंडन वगैरह सब कुछ करवाना है। तो जीवन का पार्ट है, करना है। लेकिन क्या है ना कि सो मस्ट ऑन, चलते रहना चाहिए और कुछ ना कुछ सिखाते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए। और तो काफ़ी समय हो गया था, मुझे लगता है 10-15 दिन पहले हमने आपसे बातचीत की थी। तो लगा आज फिर कुछ बैठते हैं और कुछ और बताने का प्रयास करते हैं। खाली समय भी था आज, तो चलिए 15-20 मिनट आपके साथ रहते हैं और कुछ रैंडमली डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। और इस डिस्कशन में ही मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। एग्जिट पे जैसा कि मैंने बताया है कि क्लास ले लेंगे, तो एग्जिट पे भी ले लेंगे, पूरा डिटेल में ले लेंगे कि किस किस टाइप की एग्जिट होती है, इन्वेस्टमेंट एग्जिट कैसे होती है, शॉर्ट टर्म में कैसे करेंगे, स्कैल्पिंग क्या में एग्जिट क्या करेंगे, तो उस एग्जिट पे भी हम अलग से आपकी लेंगे। लेकिन उन सबसे पहले जो डिस्कस मैं करना चाहूंगा आप लोगों से, एग्जिट क्लास हम बाद में लेंगे, पहले डिस्कशन को कर लें क्योंकि रैंडमली आज है। तो रैंडमली आज कुछ समझने और सीखने का प्रयास कीजिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारी जो इंडेक्स है लगातार हाई पे हाई लगाती हुई जा रही है। लेकिन आपके स्टॉक में, पोर्टफोलियो में अगर मिड कैप हैं, स्मॉल कैप हैं या माइक्रो कैप एसएमई के स्टॉक हैं, वो नहीं परफॉर्म कर रहे होंगे। सवाल है ऐसा क्यों? तो मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। पहले कि जब जब सेंट्रल इलेक्शन होती है, जब जब सेंट्रल इलेक्शन होगी, तो उसके पहले स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप एसएमई की कंपनियां प्राइस में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती है। प्राइस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा और रुका रहेगा, ठहरा रहेगा या कहीं ना कहीं डाउन होकर एक जगह पे सिसका हुआ सा रहेगा। तो आपको घबराने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे इलेक्शन खत्म होगी जून के, मई मई के बाद, तो जून इंड के बाद मे बी जुलाई से फिर से रैली स्टार्ट कर लेगी। और फिर आप देखेंगे कि लार्ज कैप के कुछ स्टॉक है जो रुकना शुरू हो जाएंगे, जो अभी चल रहे हैं, और ये सब फिर चलना शुरू हो जाएगा। तो एक साइकिल है कि पहले लार्ज कैप चलेगा, वो जाकर एक जगह पे ठहर जाएगा, रुक जाएगा, फिर पीछे से ये सब फॉलो करेंगे और अंत में जो सबसे छोटे छोटे शेयर हैं वो फॉलो करते हैं। तो ये नियम है, ये साइकिल चलता रहता है, तो ये चलेगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जब जब सेंट्रल इलेक्शन हो ऐसा हो। दूसरी चीज मैं आपको कहूंगा कि जो भी लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं, खास करके लॉन्ग टर्म ऑप्शन में, वो लोग मार्केट की, मैंने एक चीज आपको बताई है, मार्केट 5%, 12%, 17% की फॉर्मेट में गिरावट होती है इंडेक्स की, जो मैंने देखा है। लेकिन जनरली आपको एक साल में 5% और 12% का जो एरिया है वो आना ही आना है, वो लगभग आ ही जाना है, कम से कम मतलब 5% तो आ जाना है। जो मैंने देखा है वो फेल नहीं करता है। 12% होता है कि एक साल गैप करके कभी कभी आता है, कि जनरली आपको 12 नहीं आया तो 10 के पास आकर बैक हो गया, लेकिन ये आता है। अब क्या होना है उसमें कि जब 5% का एरिया आए कहीं भी टॉप से गिरावट, तो वहां पे हम लॉन्ग टर्म ऑप्शन का कुछ पार्ट, 20-25% परचेज करते हैं लॉन्ग टर्म का। क्योंकि लॉन्ग टर्म ऑप्शन जब आप परचेज करते हैं तो उसकी जो बिहेवियर होती है वो जस्ट लाइक इक्विटी के लिए होती है, क्योंकि हम एक साल आगे का ले रहे हैं तो हमारे पास उतनी होल्डिंग कैपेसिटी होती है। फर्क तो उन्हें पड़ता है जो वीकली में प्ले कर रहे हैं या मंथली में कर रहे हैं, उनके पास होते हैं प्रीमियम भी गलना है, बाजार के उतार चढ़ाव उनको प्रभावित करेगा। लेकिन उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसको आप मल्टीपल तरीके से हेज कर सकते हैं, दूसरे ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, तो आप बचा जा सकता है। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब गिरावट हो तो वहां पे हम उसको कुछ पार्ट को लेते हैं, 30%, 40%, और जब 12% का एरिया आता है तो बाकी पार्ट को लेते हैं अगर मिल गया तो। और फिर वहां से रिबाउंड होती है तो 2-2.5 महीने मार्केट ऊपर आ जाती है और वो अच्छा खासा प्रॉफिट दे देता है। बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं और कम कैपिटल में भी वो काम कर जाता है। दूसरी चीज, बाजार में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं, तो उससे घबराना नहीं है। बाजार के उतार चढ़ाव को हमेशा अपना मित्र समझना है और उसका फायदा उठाना है, दूसरों की मूर्खता का फायदा उठाना है। दूसरों की मूर्खता का फायदा मतलब कि जो लोग बाजार में बिना सीखे, बिना समझे बाजार में इंटर कर जाते हैं किसी के कहने पे, तो अब उनके साथ दिक्कत क्या होती है कि अगर उन्होंने कोई स्टॉक परचेज किया है, स्टॉक गिरने लगा, तो बड़ा परेशान हो जाते हैं और बेच बेच कर भागना शुरू कर देते हैं।
तो बेचेंगे तो आपको प्राइस नीचे मिलेगा, डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा, तो उसका फायदा उठाना है। और स्टॉक को रखने की हैबिट डालनी है, वो आपको पैसा बनाकर देगा, ये भी याद रखना है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाजार में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो जहां तक मैं समझता हूं बाजार को, मैं कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, ना देता हूं, ना कभी दूंगा। मैं अपनी जो भी थॉट्स होती है मैं अपने स्तर से शेयर करने का प्रयास करता हूं। आपकी मर्जी है कि आप उस थॉट्स को कैसे लेते हो और क्या उन चीजों में सीख पाते हो। तो अगर आप म्यूचुअल फंड करते हो, तो बेहतर एक बार देखो कि जो वैल्यू 20 फंड है उनकी ओर देखिए, लार्ज कैप के हैं, काफी अच्छे हैं। और जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो मुश्किल से 60-70 जो स्टॉक है लार्ज कैप के, उन्हीं में वो अपनी पोजीशन को इधर उधर करती रहती है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं करती है। ठीक है। और अगर स्मॉल कैप की हैं तो भी 50-60 जो स्मॉल कैप के टॉप कंपनियां हैं उनमें इधर उधर पोजीशन करती हैं। तो आप लार्ज कैप की जो वैल्यू 20 है वो काफी बेहतर होता है, उसमें आप अपने अनुसार इन्वेस्ट करते रहें, स्टॉक में उसके इन्वेस्ट करते रहें या उसके फंड में इन्वेस्ट करते रहें। उसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो सिंपली निफ्टी बी या जूनियर बी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो निफ्टी बी और जूनियर बी में पार्ट बनाकर इन्वेस्ट करना रखें। इन मतलब जब तक इंडिया रहेगी जूनियर बी निफ्टी बी आपको रहेगी, वो डूबने वाले हैं नहीं, स्टॉक है नहीं कि जीरो हो जाएगा, ठहरा रहेगा, वो कर सकते हैं। उससे भी एक कदम आगे है कि आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए, तब आपको स्मॉल कैप की ओर बढ़ना है। स्मॉल कैप में वैसी कंपनियों का चुनाव करें जिसकी की मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम हो, उसमें उनकी बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा होती है। मैंने जो बाजार से सीखा है, मैं समझता हूं कि 100 पी के लार्ज कैप खरीदने से बेहतर है कि 10 डिजिट का, 5 10 का 5 का 6 का पी का सेमी माइक्रो कैप या स्मॉल कैप खरीद लो, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन उसके लिए आपको क्या है कि काफी रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है, काफी नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है, काफी एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि उसमें 15-20% कब डाउन हो जाएंगे और 20% कब इतने स्पाइक बड़े बड़े होंगे कि आप उनको संभाल नहीं पाओगे। और अगर आप बाजार में डरते डरते इंटर किए हो और गलती से अगर इसमें स्मॉल कैप मिड कैप या छोटे शेयर में आ गए हो, तो बाजार आपको उठाकर बाहर फेंक देगी। तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, अपने आप को समय देना होगा, ये खुद पे इन्वेस्ट करना होगा, तब कर पाएंगे। तब इसमें रिटर्न जो होती है वो काफी बड़ा होता है। जो बाजार की वैल्यू है या बाजार में जो ड्रीम है कि हाँ इतना पैसा उसने लगाया, 10 सालों में इतना हो गया, 20 सालों में इतना हो गया, तो यही चीजें आपको करके देती है। दूसरी चीज है कि बाजार में जब बहुत बड़ा पैनिक का माहौल, जब पैनिक बना रहे, आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन वहां लेनी है, वहां घबराना नहीं है। लेकिन जहां पैनिक नहीं हो, जहां ज्यादा होप चल रहा हो, वहां पे आपको दूर रहना है, कम से कम इन्वेस्टमेंट करना है, कैश पे कुछ बैठना है। नहीं समझ में आ रहा है, एसजीबी ले लिए या गोल्ड भी खरीद कर बैठे हुए हैं या कैश पे बैठे हुए हैं, ये करना है। तो पैनिक माहौल को, मतलब लोगों की मूर्खता को अपना मित्र समझना है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप ये चाहते हैं कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे लेने के बाद हमें ज्यादा दुखी नहीं करे, तो उस केस में आपको याद रखना है, मतलब एक्सीडेंटल इन्वेस्टर नहीं बने। एक्सीडेंटल इन्वेस्टर कौन होते हैं उनको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रैक से आगे लेके जा रहा हूँ। इन एक्सीडेंटल इन्वेस्टर 2-3 टाइप के होते हैं। एक पहले टाइप के कौन होते हैं, जो बाजार में आए हैं और उनके लेने के बाद उन्होंने कोई स्टॉक 100 रुपये पे लिया और तेजी से भागना शुरू कर दिया, 130, 40, 50 चला गया, लेते ही भाई तुक्के से। अब 30, 40, 50 चला गया तो नियमतः तो उन्हें बुक कर लेनी चाहिए। मेरे पास भी कुछ होते हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट भी होते हैं। तो जब 40-50% बढ़ जाते हैं तो मैं पूछता हूँ कि आपने बुक क्यों नहीं किया। तो सर मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मैंने कहा अच्छा। और जब वही 100 का स्टॉक 150 से गिर के जब 70-80 आ जाता है, तो फिर मैसेज करेंगे सर व्हाट टू डू। मैंने कहा मैं तो सलाह देता ही नहीं, अब बताओ, तुम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे, 5-6 साल देखो इसको। तो वो एक एक्सीडेंटल लॉन्ग टर्म बनते हैं कि जब स्टॉक भाग रहा है तो बेचेंगे नहीं, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना। एक दूसरा होता है जो मार्केट में टॉप बनाते हैं, मतलब मार्केट में जहां टॉप रहेगा जो वो स्टॉक का, वहीं पे वो इंटर करेंगे, उनको लेने के बाद ही गिर जाएगी। और वो साल भर 1.5 साल तक वो प्राइस जाएगी ही नहीं, वो एवरेज करते रहेंगे, उनको जब निकलवा देगी तो ऊपर जाएगी, या उनके प्राइस के पास दोबारा जाएगी, फिर से गिर जाएगी, और वहां पे बेच के निकल जाते हैं। तो ये दो तरह के लोग जो होते हैं,
ये बाजार में नए नए लोगों की परेशानियां हैं, ये होते हैं। तो आपको लेना कब है, प्राइम ट्रैक पे आ जाते हैं जब उसमें कन्वर्जेंस बना हो, जब वो एक रेंज में काफी समय से ट्रेड कर रहा हो। जब एक रेंज में कंपनी ठीक ठाक है, फंडामेंटल ठीक ठाक है, कंपनी काम कर रही है, ग्रोथ ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन एक रेंज बना के चल रही है, बाजार में एक रेंज मार्केट भी आता है, तो वहां पे आपको उस पर विचार करना है, एक रेंज में जब चल रहा हो तो। क्योंकि भागते हुए ट्रेन में अगर आप चढ़ते हैं ना, तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। हमें वेट करना है कि ट्रेन आए, रुके, और तब हम ट्रेन पे चढ़े। लेकिन रुके तो स्टेशन पे रुके। अगर वो ट्रेन यार्ड में जाके रुक गया है और आप वहां पे चढ़ गए हो, तो फिर आप बैठे ही रहोगे, साल 2 साल 3 साल, चलेगा ही नहीं। इसलिए जब आप मार्केट में लर्निंग करते हो, तो आपको फंडामेंटल अगर सीखते हो, जो बुक्स वगैरह पढ़ते हो, तो टेक्निकल भी आपको समझना है। जैसे फंडामेंटल तो आपको बताएगा कि क्या लेना है, टेक्निकल आपको बताएगा कब लेना है ना। फंडामेंटल बताएगा कि कौन सी ट्रेन में चढ़ना है, लेकिन कौन सी ट्रेन में कब चढ़ना है और कैसे चढ़ना है, ये तो आपको टेक्निकल से पता लगेगी। तो ये सब चीजें मार्केट का रूप है, आपको समझना है। जो भी नए इन्वेस्टर आ रहे हो, सीखिए। बहुत से टेक्निकल टर्म हैं जो मैंने भी इस चैनल पे बताए हैं आप लोगों को। आप जाकर पिछले वीडियो सब देखेंगे, वहां पे आपको हिलेगा मिलेगा सिस्टम मिलेगा, बुलिंजर बैंड मिलेगा, कन्वर्जेंस के भी कुछ पार्ट मिलेंगे, बहुत चीजें हमने बता रखी है। आप देखेंगे तो आपकी टेक्निकल ठीक ठाक हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या लेना है, कब लेना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेडर के लिए, आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि सर, जो BTST मैं ट्रेड एक्सपायरी के दिन लेता हूं, उसमें आप क्या देखते हो। तो पहले मैं बता दूं कि अगर आप FNO के ट्रेडर हैं, फ्यूचर के ट्रेडर हैं, तो BTST जो होती है, मतलब जिस दिन मंथली एक्सपायरी हो रही हो, अगर उस दिन आप अपनी पोजीशन क्रिएट करने देते हैं और बास्केट के थ्रू, तो ये बहुत ही ज्यादा संभावना होती है कि आपको प्रॉफिट होगी। जैसा कि आपने पिछले 3 महीने से देख रहे हैं, और आने वाले वक्त में हम 10-12 महीने और आपको दिखाएंगे, 10 महीने कम से कम R&D का फेड चल रहा है, और आप देखेंगे कि उसमें कितने दिन लॉस हुआ, ये पता तो चले कम से कम। क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है कि लॉस कैसे होगा, पहले हो फिर पता चले, क्योंकि उसमें कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं जान रहा हूँ। मैं जनरली उसमें क्या देखता हूँ, मैंने देखा कि कोई स्टॉक बढ़ा है, बढ़ा मतलब कि लॉन्ग टर्म चार्ट पे स्ट्रांग है, और मंथ में 12-13 तक बढ़ा, उसके बाद बढ़ना बंद कर दिया, वो गिरावट में है या एक रेंज में रुका हुआ है, और ऐसा वो एक्सपायरी तक रह गया, तो उस केस में क्या होगा कि वो अगले दिन, मतलब एक्सपायरी के अगले दिन, फर्स्ट डे, मतलब नया एक्सपायरी का पहला दिन, वो भागने की कोशिश करता है। रीजन क्या है कि नई पोजीशन क्रिएट होती है उसी डायरेक्शन में जिस साइड में लॉन्ग टर्म का चार्ट है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि मार्केट अप हो, डाउन हो, रेड हो, ग्रीन हो, एक एक लॉट में लेते हैं फ्यूचर को, और ठीक ठाक पैसा दे देता है। अगर रिटर्न वाइज देखा जाए तो हमारी 10-12 लाख इन्वेस्टमेंट है, और उस पर अगर लाख 1.25 लाख रुपए दे रहा है, ये बहुत ज्यादा है 1-2 दिन में। इवन ऑप्शन में भी अगर कोई व्यक्ति एक एक लॉट उसको खरीद ले, तो वो भी बहुत अच्छा रिटर्न दे दे रहा है, कैश में भी दे दे रहा है। तो रीजन यही है। आप लोगों ने पूछा कि सर क्या कारण है, आप क्या देखते हो, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं देखता हूँ, क्योंकि एक नियम है ना कि ज्यादा एनालिसिस कर रहे हैं तो पैरालिसिस की तरह ट्रीट करेगा आपको, तो कुछ डिसीजन ही नहीं आपको नहीं लेने देगा। तो मैं बस देख लेता हूँ कि कौन सा नहीं चला है, उसका लिस्ट बनाता हूँ, थोड़ा सा लंबा होता है तो मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, और अभी कुछ दिन देखिए क्या होता है। दूसरी चीज बाजार में एक और, कि बाय ऑन डिप्स करना है बट बाय ऑन टिप्स नहीं करना है। बाजार में बाय ऑन डिप्स करना है बट बाय ऑन टिप्स नहीं करना है। हमेशा प्रयास कीजिए कि जब मंथली टाइम फ्रेम पे बाजार बुलिश हो, तो जब डीप मिले तो वहां बाइंग कर ले। पर टिप्स पे किसी का बाइंग नहीं करना है, किसी को कोई भी कुछ कहे, उसे कुछ सीखना है तो समझ लिए आप खुद के एनालिसिस पे करें, उससे घबराहट कम होगी, आप सीखेंगे। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कि बाजार में अगर आप FNO करते हैं, तो FNO से भी आपको सेफ होगा माइक्रो कैप और SME कंपनी। अब आप कहोगे सर कैसे, उसका रीजन है कि FNO अगर आप करते हो तो आप डेरिवेटिव ले रहे हो, वहां पे आपके पास कुछ प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन जब आप SME माइक्रो कंपनियां में जाते हैं, तो वहां पे आपके पास उसके शेयर है, आप शेयर होल्डर हो, आप कहीं ना कहीं एसेट का पार्ट हो, तो वहां पे आपके पास जीरो सम गेम कुछ नहीं होना है। तो जब आप एसेट का पार्ट हो जाते हो, तो आपको डर कम होती है। तो वहां पे जब आप बास्केट के थ्रू जाते हो, तो आपको रिस्क बहुत कम हो जाता है। जैसे इस बार मैंने डिसाइड किया है, इस ईयर में 2024 में,
कि मैं लगभग 60% से ज़्यादा मेरी ट्रेडिंग जो होगी इसी में होगी, एसएमई और माइक्रो कैप में करेंगे। लेकिन इसमें मैंने विचार किया कि एक एक लॉट, जैसे 40 कंपनियां हमने सिलेक्ट की, तो एक एक लॉट 40 कंपनियां का मैंने ले लिया। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट साइड 50-60 लाख कैपिटल है तो एक एक लॉट 40 कंपनियां में ले ली। जैसा कि मैंने पिछले साल आपको कहा था 2023 में कि मैं सिर्फ बास्केट की ट्रेड करूंगा, और जो भी उसका पीएनएल होगा मैं आपके मार्च एंड में आपके सामने रख दूंगा। 80 लाख कैपिटल से मैं करूंगा, और उसका जो रिजल्ट होगा आपके सामने होगा, और लगातार ट्रेड करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि चलो जी आज मैंने कोई ले लिया ट्रेड और 20 दिन बाद सीधा बेच रहे हैं, या 1 महीने बाद और दिखा दिए कि देखो आज मैं, तो नहीं। रेगुलर ट्रेड करके मैं आज लिया तो एक बीटीएसटी का भी हो गया, कभी इंट्राडे हो गया, कभी 2-4 दिन होल्डिंग का हो गया। तो जब आप पीएनएल देखेंगे तो उसके हर खाने में आपको ग्रीन रेड होनी चाहिए कि भाई सामने वाले ने लगभग किया। 1-2 दिन मैच नहीं, मार्केट सही है तो नहीं हो सकता है, बट जनरली होना चाहिए कि 22 ट्रेडिंग सेशन है तो 15 दिन तो सामने वाला करे, उससे पता लग जाता है। तो क्या है, दिखाएंगे। उसके बाद एसएमई में इस ईयर में विचार किया हूँ, और माइक्रो कैप में तो मैं ये फंडा यूज करने वाला हूँ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और इसका भी जो आने वाला वक्त में होगा नेक्स्ट ईयर तक हम आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे। मकसद सिर्फ एक है कि आप समझें, सीखें कि बाजार में अगर हमें ट्रेडिंग करके और पीस ऑफ माइंड भी चाहिए तो पैसा कैसे बने। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से मैसेज आते हैं, जो लोग काफी लोन ले लिए हैं, परेशान हैं, कुछ तो आत्महत्या तक करना चाहते हैं, उसके भी आते हैं, सर मैं अब ये कर लूंगा वो कर लूंगा, मैं पास कोई ये नहीं है, मैंने बहुत लोन ले रखा है। तो बड़ा दुख होता है देखकर कि इतना कुछ करने के बाद हमसे मिले या हमसे बात हो रही है और हम इनके लिए कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। तो ये इसलिए होता है सर कि देखिए बाजार में सपने बेचे जाते हैं, सपने खरीदे जाते हैं, और कोई व्यक्ति आपका भला नहीं चाहता है इस बाजार में। अगर कोई भलाई आपकी चाहता है तो वो बस आप हो, आपके अलावा कोई भी नहीं है। तो आपको प्रयास करना है कि खुद पे काम करें, खुद समझें, बाजार में हर दिशाओं में देखना है और डिसीजन लेना है, क्योंकि ये आपका पैसा है, ये आपका हार्ड एंड मनी है, और आपने इसे काफी मेहनत से कमाया है, और ये हार्ड एंड मनी को बचाना है। क्योंकि बाजार की एक कहावत है कि जो टिक गया समझो बिक गया, मतलब वही आगे बढ़ गया। तो आपको टिकना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बाजार में। जितना आप टिकेंगे उतना ही बाजार में आप राइज करेंगे, जितना आप टिकेंगे उतनी आपको एक्सपीरियंस गेन होगी बाजार में, उतना ही आप सीखेंगे, और जितनी ज्यादा आपको एक्सपीरियंस गेन होगी बाजार में आप उतना ही प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ोगे। एक्सपीरियंस से बड़ा इस बाजार में कोई नॉलेज नहीं है, याद रखिएगा। वो एक्सपीरियंस ही आपके अंदर एक स्किल पैदा करती है, और स्किल ही आपको आगे लेकर जाती है। ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, और एक्सपीरियंस के लिए आपको मेहनत करना है। दो रास्ते हैं, एक लॉन्ग रास्ता है, एक शॉर्ट रास्ता है, चुनाव आपको करना है और उसको गेन करना है, और तब जाकर आगे बढ़ना। तो खुद ही देखना है, खुद ही स्टॉक एनालिसिस करना है, तभी उसे परचेज करनी है, तभी उसे लेना है। ऑप्शन में अगर ट्रेड करती हैं, लॉन्ग टर्म ऑप्शन को लीजिए, स्प्रेड को कीजिए, हेज करके जाइए। बिना हेज का प्रयास ना करें जाने के लिए, कभी कभी तुक्का चल जाए तो बात अलग है, बट प्रयास कीजिए कि हम कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान रखें, हम इंश्योरेंस पे ध्यान रखें। मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा है कि आप अपने बाइक का, कार का, घर का, खुद का, सबका इंश्योरेंस कराते हैं। आप इतना प्यार करते हैं कि मेरा बाइक भाई इंश्योरेंस लेकर चलें, चोरी ना हो जाए, टूट ना जाए, कार का करें। लेकिन मार्केट में जब आप आते हो तो आप एक इंश्योरेंस नहीं करते हो। मैं मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि हमारी गवर्नमेंट ने बाइक को, कार को कह रखा है कि भाई बिना इंश्योरेंस के आप चलाओगे तो हम आप पे फाइन कर देंगे, बट बाजार में वो क्यों नहीं कह रखा है कि भाई ऑप्शन की ट्रेड या फ्यूचर की ट्रेड आप बिना हेज के करोगे तो हम आप पे फाइन कर देंगे। तो कौन आपका भला चाहता है भाई। सबसे ज्यादा नुकसान तो यहाँ हो रहा है। अगर सच में भलाई चाहिए तो यहाँ भी कह दो कि भाई बिना हेज के करोगे तो हम फाइन कर देंगे, फिर देखो लोगों के पैसे बचने शुरू हो जाएंगे, है ना। एनीवे, होना है, हम लोग दुनिया नहीं बदल सकते हैं। तो अगर आपको इस बाजार में सही मायने में अपने पैसे से प्यार है, मैं ये समझता हूँ, या बाजार में आप थक चुके हो, बाजार से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, और इस सीमा पे खड़े हो कि नहीं अब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है, इवन क्विट करने का विचार है, और क्विट क्या करेंगे, बाजार कभी किसी को नहीं क्विट करने देता है। मैं कहता हूँ बास्केट रूट से जाओ। आपने देखा कि फ्यूचर की ट्रेडिंग भी अगर बास्केट रूट से की जाए तो ऑटोमेटिक हेज हो जाती है,
वो आपको बचा लेता है। तो आप बास्केट रूट रूट से एंटर कीजिए, इक्विटी में जाइए, कैश में जाइए और बास्केट के थ्रू ट्रेड कीजिए, डाइवर्सिफाई कीजिए अपने जो भी पोजीशन है उनको 15 से 20 स्टॉक में, और आप देखोगे कि आप में चेंज होना शुरू हो गई है। डाउन होगा तो क्या करेंगे, होल्ड करेंगे और एवरेज करेंगे एक टाइम पे, घबराना नहीं है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 15-20 स्टॉक, दो चार डाउन होंगे, होने दो, छोटे समय के लिए डाउन होंगे। अगर सारे स्मॉल कैप हैं तो कुछ समय तक डाउन होंगे, फिर ऊपर आएंगे। तो ये सब चीजों को ध्यान रखिए, चार्ट रीडिंग पे फोकस कीजिए, खूब पढ़िए, खूब चार्ट ग्राफ को सीखने का प्रयास कीजिए। बाजार की और भी चीजें जो हिडन है मार्केट में, जो हमें सरप्राइज करती हैं, उनको भी समझने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अच्छा करने लगे। और जब आप बास्केट रूट से इंटर करोगे, बाजार आपको पैसा देगी। आज की तारीख में आप लोग जितने लोग बास्केट कर रहे हो, आप अपनी पास्ट की एक्सपीरियंस देख लो, और जब से आपने बास्केट करना शुरू किया है उसकी एक्सपीरियंस देख लो। आप में दो तीन चीजों का बदलाव हुआ है। आपको पीस ऑफ माइंड मिला है, आपको अंदर से एक इंटरनल खुशी मिला है कि आई कैन, मैं कर सकता हूँ। और आपने बाजार में खुद के दम पे पैसा को बनते देखा है फर्स्ट टाइम। अगर ऐसा हुआ है तो मैं कहता हूँ कि कमेंट करना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर ऐसा हुआ है, हमारी लाइफ यहाँ से बदलाव हो रही है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, सैकड़ों हजारों लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। आप जीरो सम गेम में नहीं हो। आप बाजार को बताए कि मैं एक में नहीं हूं, मैं 10-15 जगह हूं। मुझे मारना है तो इन सबको मारो, तब हम मरेंगे। तो मरेंगे क्या, हम होल्ड करेंगे। तो ये सब चीजें आपको औरों से बेहतर खड़ा कर देता है। ये बात पैसा बनने की, यकीन मानिए, कोई भी ट्रेडर हो, चाहे वो एफएनओ के ट्रेड कर रहा हो, किसी सेगमेंट में कर रहा हो, अगर आप इक्विटी बास्केट के थ्रू भी एंटर करते हैं ना साहब, तो आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग जो रिटर्न होगा उनसे ज्यादा होगा, उनसे कम नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, उनका जो टैक्स होगा, अगर वो प्रॉफिट कर लिया अच्छा खासा, तो 35% जाएंगे, 30% और 5% और लग जाने हैं। लेकिन यहाँ पे आपको फ्लैट 15% और प्लस जो सरचार्ज है वो टैक्स लगने हैं। तो सीधा है आपको बीच का 15-20% तो ऐसे ही बच जाने हैं। कि एक व्यक्ति ने अगर इक्विटी से 1 करोड़ की प्रॉफिट किया और एक ने एफएनओ से 1 करोड़ की प्रॉफिट किया, तो एफएनओ वालों के तो वहीं पे 35 लाख चले जाने हैं, और यहाँ आपको 15 और प्लस जो जाने हैं, बाकी सीए से कंसल्ट कर लीजिएगा। तो बीच का तो आपको ऐसे ही प्रॉफिट हो गया, प्लस यहाँ पे आपको मेंटली पीस मिला, आपको अपना टाइम मिला, आपने फैमिली को टाइम दिया, आपने अपने बिजनेस को टाइम दिया, अपने दोस्तों को टाइम दिया। वहां पे क्या हुआ, वहां पे आपको मेंटली प्रेशर हुआ, सरदर्द हुआ, बीमारियां हुई, खुद के लिए समय नहीं, समटाइम फ्रस्ट्रेशन भी हुआ, समटाइम हार्ट बीट भी अप डाउन हुआ। मिला ना? तो बाजार में बहुत कुछ दिया, डिसाइड तो करना है। तो वहां भी जाना है तो हेज के थ्रू जाओ, तो उसमें वो चीजें कम हो जाएंगी। हेजिंग के थ्रू जाएंगे तो आपको रिस्क पता होगा कि मेरा इससे ज्यादा रिस्क नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं सरवाइव कर जाओ। बाकी में आपको सरवाइव करना पर आप कठिन हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिस्काउंट प्रणाली को ऑप्शन की समझना है। ऑप्शन में एक बहुत बड़ी खूबसूरती क्या है पता है? अगर आप ऑप्शन को समझते हो तो थीटा डेल्टा गामा मामा से जब बाहर आओगे, तो ऑप्शन आपको बताएगा कि एक्चुअल में मैं क्या हूं, क्योंकि दुनिया उससे बाहर नहीं निकल पाई है। ऑप्शन कहता है कि जिसकी प्राइस 2,000 रुपये है, मैं आपको 1,500 में अवेलेबल हूं। ये इतनी बड़ी इसकी खूबसूरती है। आप उसका वर्सेटाइल यूज कर सकते हो। वर्सेटाइल मतलब इतना वर्सेटाइल कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा ऐसा क्या करेंगे। अगर आप ऑप्शन करते हो तो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैं बता रहा हूँ, इंटरेस्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस्ट वे है, जो भी आपको समझ में आए वो करो। और इस बाजार में सबसे पहले ये प्रयास करो कि आपको क्या पसंद है, आपका माइंडसेट किस चीज को सूट करता है। कैश इक्विटी को, ऑप्शन को, फ्यूचर को, जिस चीज को सूट करता है उसमें जाओ। अगर फ्यूचर और ऑप्शन में जाते हो, हेज को मानो कि भाई विदाउट हेज मैं नहीं जाने वाला, कसम खा लो, बिना हेज नहीं, बिना इंश्योरेंस मैं नहीं एंटर करूंगा इसमें। इक्विटी में करते हो, बास्केट के थ्रू एंटर करो। वो भी चार्ट रीडिंग अच्छे से आनी चाहिए आपको। ये नहीं कि कुछ भी उठा लिए तो फिर बड़ा परेशान हो गए, 10-15% डाउन में आप रोने चिल्लाने लगोगे। ये बात याद रखिएगा, ये करना है। और आप जब ये करोगे, एक टाइम आएगा आपके पास कि पैसा खुद आपके पास आना है।
उस समय के लिए आपको मेहनत करनी है, थोड़ा सा वक्त लगता है, तो वक्त को दीजिए। अब जैसे यहाँ पे मैं एक डिस्काउंट प्रणाली की बात कर रहा था ऑप्शन की, कि आपको मौका देता है, तो उसको कैसे देता है इसको यूं समझिए, सिंपल सा मैथ। 1 मिनट आइए, बस 2 मिनट, 1-2 मिनट में हम आपकी कहानी को यहाँ पे खत्म करेंगे। अब यहाँ पे निफ्टी को देखो कितनी चल रही है, स्पॉट को 22,395, कितनी चल रही है, 22,395, 395। ये हमें पता है कि कोई भी ऑप्शन हो अपने एक्सपायरी के दिन अपने स्पॉट से मैच कर जानी है। ये हमें तो मार्केट का यूनिवर्सल ट्रूथ पता है, और हर ट्रेडर को पता है, क्योंकि इतना तो पता होना चाहिए। अगर इतना भी पता नहीं है तो फिर ऑप्शन की ट्रेडिंग क्या खास करना है ना, कि कॉल और पुट ले लिए वो तो मुंह माया है। अब डिस्काउंट प्रणाली कैसे काम करती है, कि डिस्काउंट प्रणाली सिर्फ एक ही साइड में काम करती है, टू साइड काम नहीं करती है। उस पर भी मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ। तो वन साइड ही काम करेगी, मतलब कोई एक साइड में ही डिस्काउंट देगा, टू साइड डिस्काउंट नहीं देगा। तो डिस्काउंट वन साइड क्यों देगा, क्योंकि ये जितने भी ऑप्शन हैं उनकी जो प्राइसिंग होती है, कैलकुलेशन होती है, वो फ्यूचर केस से होती है। क्लियर है। तो इसके कारण हमें एक ही साइड में डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो बड़ा डिटेल हो जाएगा, उतना नहीं जाते, हम सिंपल से मैथ पे आते हैं। तो स्पॉट कितनी चल रही है, 22,395। अब मैं कहूं आपको कि 22,395 चल रही है, हमें डिस्काउंट का ऑप्शन चाहिए एक्सपायरी तक के लिए, तो आप यहाँ पे सीधा चले जाओ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। 24,000 के आईटीएम में हम जाते हैं, 24,000 के आईटीएम पुट में जाते हैं, और कहाँ जाते हैं, सीधा दिसंबर की एक्सपायरी। अब मेरे कारण लगता है कि बहुत लोगों को पता लगा कि दिसंबर की एक्सपायरी में भी हम ट्रेड भी कर सकते हैं, जो हमारे फॉलोअर हैं, तो पता ही नहीं था। अगर पहली बार पता है तो ठोको लाइक, मतलब सॉरी लाइक मत ठोको, कमेंट करो यार, लाइक वाइक मत करो। या लाइक करने नहीं आए हो, यहाँ पढ़ने आए हो, जितना पढ़ो उतना अच्छा है, हमें लाइक कमेंट नहीं चाहिए, बस वो कमेंट बताओ कि क्या होगा। अब इसकी प्राइसिंग क्या चल रही है, देखो ध्यान से, 350 रुपये, 345 है, सॉरी 1345 चल रही है ना, ये आपकी आंखों के सामने है, मैंने तो नहीं बना दिया है। अब आप बताओ कि इसकी स्पॉट से अगर मैं मैच करूं तो एक्चुअल प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए। 24,000 की पुट है, तो 23,000, तो 1,000 रुपये तो ऐसे ही आ गया, और यहां से लगभग 600, मतलब इसकी एक्चुअल प्राइसिंग होनी चाहिए 1,600 रुपये से भी ज्यादा, 1,605 रुपये, कितने हैं, नहीं, निफ्टी 300, हाँ 1,605 रुपये, इसकी एक्चुअल प्राइसिंग यही होनी चाहिए। है कितने में, 1,345। अब आप बताओ कि मार्केट में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है ऑप्शन में जो आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, कि भैया 1,600 का चीज है 1,345 में ले लो, और आप अगर हेजिंग के एबीसीडी भी डाल डालते हो तो नीचे के ऑप्शन को सेल करना आप शुरू करो, देखा जाएगा। हम ये नहीं करेंगे, हमें तो 2 दिन में झुंझुन वाला बननी है, उन्हें भी बनने में 15-20 साल लगे, हमें 2 मिनट में बन जानी है। तो ऐसी ऐसी चीजें बाजार में अवेलेबल हैं जिसका कि आप वर्सेटाइल यूजेस कर सकते हो, आप अपनी पोर्टफोलियो को हेजिंग कर में डाल सकते हो। अगर आपको डर लगता है बाजार में क्रैश होगी, गिरावट होगी, फलाना ढिमका होगी, जो भी आपको बड़े बड़े लोग आते होंगे 10,000, 8,000, 12,000 वाले, पता नहीं उनकी पोजीशन होती भी है कि नहीं होती है, न न खाएंगे, न खाने देंगे, न करेंगे ट्रेड, न करने देंगे, इतना डरा के रखेंगे। Anyway, तो वहां पे आपके काम आ सकते हैं, और इसके थ्रू आपकी जितनी भी सेलिंग करनी करो। बढ़ेंगे तो हाँ, एवरेजिंग पे प्राइस चलेगी, इसके में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानने की आवश्यकता है, मल्टीपल चीजें हिडन होती हैं। तो आपको डिस्काउंट में पड़ा हुआ तो हम ये नहीं करेंगे, हम सब करेंगे। तो बताओ, जब डिस्काउंट मिल रहा हो नहीं करेंगे, मतलब 1,600 का माल हमें 1,345 में देने को तैयार है बाजार, और उसको करके हेजिंग में डाल दो, तो ये जो प्राइजिंग है आपके कंट्रोल में आ जाएगी। ये कर सकते हैं ना, बड़े बड़े कैपिटल से कर सकते हैं। इसको हेज 11 में कन्वर्ट कर दो, हेज 11 में कन्वर्ट करेंगे और भी सारी चीजें इसमें कर लेंगे। तो ये नहीं करेंगे, हमें करनी है बहुत सारी चीजें, तो वो गलत चीज है। आपको अच्छा लगता है तभी करनी है, मैं बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि ऑप्शन करनी है या फ्यूचर करनी है। जरूरी ये है कि खुद को समझें कि हमें क्या अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, और जो चीजें आपको सूट करती है इमोशन को, और जो आपके रिस्क लेने की क्षमता को, उसी में आगे बढ़ना है, और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। रिटर्न हमेशा उतनी ही देखनी है। मैं बता रहा हूँ, हमारे एक रिलेटिव मिले कल, उन्होंने कहा कि
1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो कितना रिटर्न आ जाएगा 1 साल में? मैंने कहा कि अगर आप स्मॉल कैप में करते हैं और आपका स्टॉक अच्छा है तो 30-40% आ जाएगा। अगर स्टॉक अच्छा है तो मैंने भी ज्यादा बताया। अब उन्होंने कहा कि 30-40% ही आएगा और 1 साल में आएगा। मैंने हाँ, तो ये तो बहुत कम है। मैंने कहा बैंक कितना देता है? मैंने कहा बैंक आपको कितना देता है? बैंक आपको 7% देता है। इन्फ्लेशन को काउंट कर लो, ये सब काउंट करो तो हाथ में क्या आता है? 0/सन्नाटा। और यहाँ पे लोगों को क्या है, एक तो नॉलेज नहीं है, एक तो ये कहेंगे कि खेलते हैं, वो जीत गए और हार गए। तो जो लोग भी कहते हैं कि जीत गए स्टॉक में, हार गए या खेलते हैं, वो तो मार्केट में चप्पू भी चलाने लायक नहीं है। उनको तो पता ही नहीं है कि बाजार है क्या एक्चुअल में। इसे फाइनेंशियल मार्केट का जो सागर है उसको एबीसीडी उन्हें नहीं पता है, तो उन्हें तो समझाना ही नहीं है। उनके पीछे टाइम ही बर्बाद नहीं करते हैं। लेकिन समझो को उनको 30-40% कम लगता है, लेकिन बैंक में वही ज्यादा लगता है। वही वो ज्यादा है और यहाँ पे उन्हें कम लग रही है। तो लॉस कौन करे? वही लोग करेंगे ना कि जिनकी एक्सपेक्टेशन हाई है, नॉलेज जीरो है, रिटर्न हमेशा ज्यादा चाहिए। मतलब आप पैसा डालें स्टॉक मार्केट के नाम आते हैं तो हमको 2 दिन में डबल हो जाए, ये माइंडसेट होने पे तो नहीं चलेगा ना। ये तो प्योर बिजनेस है। कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी बाजार अच्छा रहेगा तो अच्छा प्रॉफिट होगा, कभी कम। लेकिन इसमें टिकना इंपॉर्टेंट है ना बिजनेस में। लंबे समय अगर बिजनेस कर रहे हो, इसको कैरियर के रूप में ले रहे हो, तो टिके रहो, धीरे धीरे काम करो, का काम हो जाएगा। पैसे को समझो, पैसे को बात करो अपने पैसे से कि तुमको कहाँ जाना है, इसको कितना, अपनी जरूरतों को समझे। इन्वेस्टमेंट को अलग रखें, ट्रेडिंग को अलग रखें, हेजिंग को दिमाग में रखें, बास्केट को, ट्रेडिंग का अपना एक रूल बना ले। फिर बात करें बाजार से। तो ये सब चीजें करिए। बहुत बातें हो गई आप लोगों से आज, कुछ मैंने पढ़ाया भी ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बातों ही बातों के क्रम में हमने बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई हैं जो शायद आपके काम की है। तो अगर आपको बाजार में खुद को संवारना है, खुद को आगे बढ़ना है और फ्रस्ट्रेट हो चुके हो इस बाजार से, बास्केट को एडॉप्ट कीजिए। ये आपको जिंदा रखेगा, ये आपको आगे लेकर जाएगा। अगर आपको ऑप्शन से ही प्यार है तो लॉन्ग टर्म ऑप्शन को समझिए, सीखने का प्रयत्न कीजिए। बहुत सारी चीजें इसमें हैं। एक बार जब इसको ओवरऑल समझ जाएंगे, मल्टीपल प्रकार के हेजिंग आप बना सकते हैं और उसके थ्रू आप आगे बढ़िए। फ्यूचर ही करने का है तो जो एक्सपायरी के दिन बीटीएसटी फ्यूचर होती है उसको कीजिए। उसको 2-4 दिन रख लिए, एक दिन में नहीं बुक करेंगे, 2-4 दिन रख लिए, वो आपको काम कर देगा। रिटर्न परसेंटेज वाइज काउंट कीजिए, खुश रहेंगे ना। बाकी दिन बाजार में इधर उधर करने से कुछ फायदा। और इन्वेस्टिंग कीजिए, जो प्रॉफिट होता है उस पैसे को इन्वेस्टिंग करके छोड़ दीजिए। वेल्थ क्रिएट करना है। 1,000 करोड़ से कम के स्मॉल कैप की अच्छी कंपनियां जिनकी ग्रोथ होने वाली है, जिनके कैपेक्स चल रही है, जो जिनके प्रमोटर वगैरह अच्छे हों, उन सब में इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास कीजिए धीरे धीरे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सीखने का प्रयास कीजिए। सीखने के लिए आज की दुनिया में गूगल है। गूगल आपको बहुत कुछ नॉलेज देगा। गूगल करना है, वो आपको मिलता रहेगा। धीरे धीरे आप सीख जाओ, और एक बार सीख जाओगे, समझ जाओगे, बाजार पैसा भी देगी। तो इस प्रकार चलिए, और फिर मिलते हैं। और प्रयास करेंगे, कुछ तुक्का लगाते रहें। कुछ चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। मैंने पहले भी कहा है कि मैं कुछ भी बताता हूँ, समझाता हूँ तो एक तुक्का है, वो भी 99% लॉस वाला है। तो इसलिए अगर मैंने कुछ बताया है, समझाया, तो उस पर बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। उसको समझने का प्रयास करना है। खुद को समझ में आता है तो कीजिए। कोई भी एसएमई माइक्रो कैप अगर आप लेते हैं खुद के डिसीजन पे, तो कम से कम उसकी होल्डिंग टाइम 1 साल रखिए। अगर आप 1 साल उसकी होल्डिंग टाइम रखते हो और बास्केट के थ्रू जानी है, ओवर डाइवर्सिफाई करके जानी है, आप देखोगे कि आप हैप्पी हो। एक दो अगर गिर के 30-40%, 50% गिर भी गया तो बाकी के 7-8 होंगे, वो डबल ट्रिपल फोर कुछ भी हो जाएंगे, तो वो आपको फायदा मिलेगा। दूसरी, एक और टर्म को याद रखिए कि हमारी जो निफ्टी है उसका डाटा है कि हर 10 साल में अपने आप को वो सेंसेक्स के बराबर कर लेती है। तो इसका मतलब है कि आने वाले जो 10 साल यहां से हैं उसमें आज की जो सेंसेक्स है उसके बराबर निफ्टी होगी। जैसा कि मैं आपको एक और बताने का प्रयास करता हूँ, मैंने तो बताया भी है टेलीग्राम के माध्यम से, और मैं उसका यूज करता हूँ कि आप लोगों तक नॉलेज तेजी से पहुंच जाए, और कोई मेरा मकसद उसका नहीं होता है। और
इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ढूंढना पड़ेगा। समय ज्यादा लग रहा है। जैसे कि देखिए कि ईयर 2004 में निफ्टी जो हमारी थी वो 2000 की थी, सेंसेक्स 6500 का था। ईयर 2014 में निफ्टी हमारी 6500 की हो गई और सेंसेक्स 22,000 का। आज की तारीख में निफ्टी फिर 22,000 का हो गया और सेंसेक्स 72,000 का है। मतलब कि हर 10 सालों में हमारी निफ्टी जो है वो सेंसेक्स को फॉलो कर रही है। तो आज सेंसेक्स हमारी अगर 72,000 की है तो इसका मतलब हुआ कि 2034 तक हमारी जो सेंसेक्स है, सॉरी निफ्टी है, वो भी 72,000 तक होनी चाहिए। तो आप बिलीव करो, सोचो थॉट प्रोसेस को कि 22,000 की निफ्टी अगर 72,000 हो सकती है, अगर ये डाटा, ये फॉर्मेट को हम देखें, हिस्ट्री को देखें, क्योंकि हिस्ट्री के अनुसार ही हम लोग टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट आज है आने वाले 10 वर्षों में कितनी बड़ी हो चुकी है। तो ये वक्त है इन्वेस्टमेंट करने का। आराम से इन्वेस्ट करें, आप इंडिया के ग्रोथ पे इन्वेस्ट करें, इंडिया पे इन्वेस्ट करें, और अच्छे से स्टॉक का चुनाव करें। उन स्टॉक में जिसमें कि रफ्तार बड़ी हो सकती है, जो लंबी रेस का घोड़ा बने। ये अलग बात है कि आप 20 घोड़े चुनाव करेंगे, उसमें 2-3 गधे भी निकल जाएंगे, छोड़ देना उन्हें बीच रास्ते में, फिर घोड़े की सवारी करते रहना है। और एक कीजिए, और मुझे लगता है कि आने वाले 8-10 वर्षों में एक बड़ा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। तो अगर पास्ट में आपने स्टोरियां पढ़ के बस कि इतना पैसा इसने इन्वेस्ट किया है, इतना हो गया, इतना इसने किया, इतना होगा, तो आप खुद पे भी अप्लाई करें और देखें इस बाजार को। क्योंकि जो मजा आपको इन्वेस्टिंग में मिलेगा, जो पैसा उसमें मिलेगा, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस उसके लिए जो पेशेंस चाहिए, उसके लिए जो नॉलेज चाहिए, उसके लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए जो होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए, वो बाजार में नहीं बिकता है। वो आपको धीरे धीरे आपको आ जाएगी। तो एक अलग अकाउंट रखिए, डीमेट अकाउंट ही, उसमें उसको डालकर छोड़ दिए, देखना ही नहीं है। उसको बस एक ही बार ओपन करना है, कब? जब आपका मैरिज एनिवर्सरी हो। जब आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, एक बार ओपन करके देख लिया, है ना, कि उसमें क्या हुआ था भाई, कितना मैंने खोया, कितना पाया। तो साल में एक बार बस ओपन करनी है उसको। फिर आपको मजा है। रोज रोज देखोगे ना तो आपको बुखार लगा देगा, वो आपको निकलवा देगा, भगा देगा, तो मजा नहीं आएगा फिर। तो एक बार ओपन करना है, वो डीमेट अकाउंट रखिए, उसमें इन्वेस्टिंग कीजिए, तब आपको इन्वेस्टिंग का मजा आएगा। और मेरा तो इन्वेस्टिंग का सिंपल रूल है, 100% में 50% मैं भाग जाऊंगा, 50 भी मैं राइड करने वाला हूँ। मैं स्टोरियां पढ़ के कोई भी इंसान करोड़पति नहीं हो सकता है, पैसा नहीं बना सकता है ना। और काम ऐसा करो कि लोग आपकी स्टोरी पढ़ें और मेहनत करें। तो इस प्रकार मैं करता हूँ, बाकी लोग आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पैसा बचाना ही पैसा यहाँ कमाना है। तो बाकी आप लोग देखिए, क्योंकि बाजार ने हमारे साथ बहुत अच्छा तो किया नहीं है था पास्ट में, तो एक्सपीरियंस तो है ही ना कि ये चीज़ें कर सकता है, इसलिए मैं 50 निकलता हूँ। बाकी हमारा है ही नहीं, 50 छोड़ देता हूँ। तो चलिए, इसी के साथ हम सेवा समाप्त करते हैं। खूब लंबी बातें आज हो गई लेकिन, है ना। और मिलते हैं 10-12 दिनों के बाद, मुंडन वगैरह करवा लेते हैं, सब कुछ हो जाता है तो फिर मिलते हैं। फिर रेगुलर चलेंगे, सप्ताह में 1-2 दिन हम आने का प्रयास करेंगे और आपके साथ बैठ के कुछ ना कुछ डिस्कस करें और कुछ सिखाने का प्रयास करें। और बड़ा खुशी होता है देख कर कि आप लोग जब पैसा बनाते हो, और बहुत लोग आते हैं कि सर मैं, मेरे लिए पहला महीना हुआ जब मैं प्रॉफिटेबल हो गया हूँ, या पहला साल मेरा है जब मैं प्रॉफिटेबल हो गया हूँ, तो बड़ा अच्छा आता है कि भाई चलो कुछ तो बदलाव हो रहा है। और ये बना रहना चाहिए। और अगर आप लोग आगे बढ़ रहे हो, जिन जीवन में कुछ ना कुछ मेरा योगदान रहा है अगर नॉलेज का, और तो उसको कमेंट कीजिए नीचे और बताइए कि हाँ सर यहाँ पे हुआ है, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले कि मेरा प्रयास सही दिशा में जा रहा है और मैं इसको और बेहतर तरीके से कर पाऊँ। और अपना आइडियाज भी दें कि मैं इसको और कैसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, जिससे कि मैं आप लोगों को और बेहतर तरीके से बता पाऊँ। क्योंकि कमियां तो हर इंसान में होती हैं, हमें उसे दूर करते रहना चाहिए, और जैसे जैसे दूर करेंगे वैसे ही लोगों का तक पहुंच ज़्यादा होगी, लोगों को तो बता पाएंगे, और सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, पैसा पहले बचाइए। पैसा रहेगा तो बहुत पैसा आएगा बाजार में। हो सकता है एक दिन आपके पास नॉलेज बहुत आ जाए और पैसा ही नहीं रहे, तो क्या करेंगे फिर? ये तो वही बात हो गई कि जब खेत था तो अनाज नहीं, दाने नहीं थे खेत में डालने के लिए, और बीज नहीं थे। और जब खेत बिक गए तो पैसे से बीज आ गए, तो अब क्या करेंगे उस बीज का? तो वही वाली बात है कि नॉलेज भी रहना चाहिए और पैसा भी। तो पैसा भी बचाइए, धीरे धीरे आपके पास खेत भी आ जाएगी, फिर खेती करेंगे, है ना।
तो थैंक यू, धन्यवाद आप सबको। आप सबका दिन शुभ हो और हैप्पी वीकेंड। एंजॉय कीजिए लाइफ को। लाइफ बहुत छोटा है, जितना भी आप इसको एंजॉय करें उतना ही अच्छा है। थैंक यू।